दूसरा आसन है वह है आपका उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ करके घुटनों पे आएंगे धीरे से, थोड़ा सा गैप पैरों में, और दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे कोशिश करेंगे हाथ पीछे लेकर के जाएं और अपने एंकल्स को पकड़ने का अभ्यास करें। श्वास को यहां सामान्य रखेंगे, फिर वापस आएंगे। अब जिन्हें श्वास की समस्या वो कहेंगे ये तो हम नहीं कर सकते थे, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो उनके लिए आप बहुत सामान्य सा कि आप एंकल्स को, अपने हील्स को ऊपर कर लें और जितना आप कर पाए उतना करें। अगर यह भी डिफिकल्ट लगता है, यह भी मुश्किल लगता है, तो हाथों को यहां रखें और पीछे जाएं, फिर वापस आ जाएं। अपनी क्षमता अनुसार और अपनी जो आपको बीमारी है उसके अनुसार आपको इसका अभ्यास करना है। इसके अभ्यास के बाद जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका शशांक आसन, जिसमें हम एड़ियों पंजों को मिलाएंगे, घुटनों में गैप, हाथों को उठा करके सामने जाएंगे जितना आप जा सकते हैं। यहाँ प्रयास करेंगे कि आप अपनी चिन और चेस्ट को जमीन से लगाएं। श्वास को सामान्य रहने दें। तीस सेकंड से 40 सेकंड तक जितना आप रुक पाए उतना रुकें, फिर वापस आए। यह है आसन। और ऐसा ही एक आसन जिसे हम बालासन कहते हैं, जिसमें आप सामने जाते हैं और गर्दन को आप दाएं अथवा बाएं रख सकते हैं। हाथ आप सामने भी स्ट्रेच कर सकते हैं, हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं। यदि आप गौर करें कि जैसे बच्चे सोते हैं तो अक्सर वो ऐसे ही सोते हैं, इसलिए इसको बालासन भी कहते हैं। इस आसन में क्या होता है, जब आप अपने आप को इस आसन में रखते हैं तो आपके लंग्स का जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन आपके लंग्स के इस हिस्से में आ जाता है, ऊपर के हिस्से में। तो इससे ऊपर का हिस्सा और क्रियाशील हो जाता है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होने से वो और फंक्शन अच्छा करता है। तो और आजकल हमने पिछले कुछ समय पहले देखा है कि कोविड के समय में जिन्हें श्वास की समस्या है उनको हम ब्रीदिंग कराते हैं, प्रोनिंग या प्रोन ब्रीदिंग। प्रोन ब्रीदिंग भी यही प्रकार है, जिसमें आप अपने आप को सामने लेकर के जाते हैं, इस हिस्से में आप एक पिलो रखते हैं और जा कर के आप अपने आप को यहाँ पर ब्रीदिंग, श्वास सामान्य रखते हैं। यहीं से प्रोनिंग का एक और वेरिएशन है, जिसमें एक श्वास की जिन्हें समस्या होती है उनके लिए कि यहाँ पर आप अपने आप को इस स्थिति में लेकर के आएँ और यहाँ पर श्वास छोड़ें जितना आप छोड़ सकते हैं, नाक से अथवा मुंह से, या यहीं पर ही कपालभाति का अभ्यास धीरे से कर सकते हैं ऐसे। ऐसी स्थिति में अस्थमा या जहाँ पर सांस शरीर में जो व्यक्ति सांस लेता लेकिन श्वास छोड़ नहीं पाता, जैसे अस्थमा या ऐसी अन्य बीमारियाँ, उस स्थिति में यह आसन और यह क्रिया बहुत लाभदायक है। क्यों? इसमें एक तो ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आता है, दूसरा जब आप इसमें फोर्सफुल या एक कपालभाति के जैसे आप यहाँ पे जब आप सांस छोड़ते हैं नाक से या मुंह से, तो जो एक प्रेशर आता है वो आपके इस हिस्से को काफ़ी हद तक क्रियाशील बना देता है। इन दो आसनों के बाद जो एक सामान्य सा आसन है बहुत, वह है आपका भुजंगासन, जिसमें आपको पेट के बल लेटना है।
पैरों को एड़ा पंजे मिलाएंगे, हथेलियों को साइड में रखेंगे। जो सबसे सामान्य है वह है सरल भुजंगासन, जिसमें जैसे बच्चे टीवी देखते हैं वैसे आप ऐसे बैठे, ब्रीदिंग को सामान्य रखें। दूसरा है भुजंगासन का एक वेरिएशन, जिसमें आपकी एड़िया पंजे मिले रहेंगे, आपकी जो एल्बो है कोहनी जमीन पे होगी और आप धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। यहाँ पे श्वास सामान्य रखेंगे, यह भी आपके चेस्ट को एक्सपेंड करती है। तीसरा अभ्यास है जिसमें आप अपने हथेलियों को पीछे लेकर के जाते हैं चेस्ट के लेवल तक, और यहाँ पर अपने आप को सांस लेते हुए ऊपर आपकी कोहनियाँ शरीर के पास लगी हुई, यहाँ पे श्वास को सामान्य करें, फिर धीरे से वापस, और उसके बाद रेस्ट करेंगे मकर आसन में। एड़े पंजे मिला करके बाहर, एड़े पंजे बाहर की तरफ निकाल करके हाथों को रख करके और सर को यहाँ रख देंगे। यह भी एक माध्यम है ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए। फिर दोनों एड़े पंजे मिलाएंगे, बाएं करवट लेटते हुए धीरे से बैठेंगे। बहुत सामान्य से आसन है। इन सामान्य से आसन करने के बाद जो इम्पोर्टेंट और जो मुख्य हमारे प्राणायाम हैं, जिन्हें हम श्वास की बीमारियों में जो सबसे ज़्यादा अभ्यास किया जाता है, वह हैं आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, या फिर और ओम का उच्चारण। हम थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानेंगे कि इसका अभ्यास कैसे करना है और किन परिस्थितियों में करना है। तो पहला अभ्यास जो है वह है आपका सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी का अभ्यास होता है जब आप, जैसे हमारे शरीर, जो हमारी नासिका है, हमारी नासिका दाईं और बाईं है। जो हमारी दाईं नासिका है वह सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, गर्म, और जो हमारी बाईं नासिका है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, वह ठंडी। जब इन दोनों का सामान्य या सामंजस्य बना रहता है तो उसे हम एक समभाव या एक अच्छी हेल्दी स्टेट मानते हैं। पर कभी क्या होता है कि अगर हम अक्सर गौर करें कि हमारा नासिका का एक हिस्सा ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, जैसे आपका दायां नासिका स्वर ज़्यादा चलता है या किसी व्यक्ति का बायां नासिका स्वर ज़्यादा चलता है, तो उन व्यक्तियों की उनका व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह मतलब डिफर कर सकता है। दूसरा, उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी बदल सकता है या अलग हो जाता है। अक्सर जो देखा जाता है कि जिनका दायां नासिका स्वर ज़्यादा होता है, मतलब जिनमें हीट या सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है, उन व्यक्तियों को गुस्सा ज़्यादा आना, या वो जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनका एक्टिविज्म ज़्यादा रहता है, उनमें थोड़ा डायनामिक होते हैं। वैसे ही जिनका बायां स्वर ज़्यादा चलता है वह थोड़े शांत, समझने वाले या अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाले हो जाते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कहा गया, ताकि आप अपने दाएं और बाएं दोनों नासिका को बैलेंस करके चलें, हमें एक सामंजस्य की एक स्थिति बनी रहे। सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या होता है कि हम अपने बाएं नासिका को बंद करके हम दाएं नासिका को और एक्टिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कफ, जहाँ पे जैसे श्वास की बीमारियों में कफ बनना सबसे ज़्यादा एक मुख्य लक्षण हो जाता है, उस स्थिति में कफ को सुखाने के लिए या कफ को बैलेंस करने के लिए, निकालने के लिए हीट बॉडी में और दी जाती है एक्स्ट्रा। उसके लिए हम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अक्सर हम अपने आसपास भी देखते हैं, जब हमें कोई ठंड लग जाती है तो हम गर्म सिकाई करते हैं या हम भाप लेते हैं। वैसा ही जैसा हम इस अभ्यास में करेंगे जिसमें हम शरीर को हीट दे रहे हैं।
तरीके से अपने सांसों को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके। तो इस अभ्यास में अपने 2 उंगलियों से बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से श्वास लेंगे बिना आवाज़ किए। दायां बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। फिर से ये अभ्यास, बाएं से लेंगे, बायां बंद करके दाएं से लेंगे। बाएं से छोड़ेंगे। हम इसके 3 साइकिल और करेंगे। दाएं से लिया, दायां बंद करके बाएं से छोड़ा। अक्सर यह देखा जाता है कि हर प्राणायाम में लोग कुंभक का प्रयोग बताते हैं। कुंभक व्यक्ति के क्षमता और व्यक्ति की रोग के अनुसार किया जाता है, करना चाहिए। अगर आप सामान्य योग साधक हैं तो कुंभक का अभ्यास ज़रूरी है, आवश्यक है, ताकि आपकी साधना और अच्छी हो। पर अगर आपको किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई भी रोग हो सकता है, चाहे श्वास का हो, जिस विषय में हम आज बात कर रहे हैं, या कोई और ने कोई रोग हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वह प्राणायाम वैसे ही करना है जैसा क्लासिक टेक्स्ट में कहा गया है, योग ग्रंथ में कहा गया है। आप योग थेरेपी में योग को जब हम अप्लाई करते हैं आपके किसी भी व्याधि में, किसी भी डिसऑर्डर में, किसी भी रोग में, तो हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, ताकि हम उस व्यक्ति के लेवल तक पहुंच सकें। इसलिए कुंभक का अभ्यास हर जगह आवश्यक नहीं है, यह याद रखें कि अपने किसी अच्छे प्रशिक्षित योग टीचर से ही आप अच्छा इसको सीखें। अगर वह कहता है कि आपको इसका कुंभक का आवश्यकता है तो आप कुंभक करें, अथवा कुंभक ना करें आप। यह आपका रहा सूर्य वेदी प्राणायाम। दूसरा जो अभ्यास है वह आपका है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम दायां नासिका बंद करके बाएं से लेते हैं, बायां बंद करके दाएं से छोड़ते हैं। दाएं से छोड़ा है तो दाएं से ही लेंगे, दायां बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। यह आपका एक साइकिल या एक चक्कर पूरा होता है। यहाँ पे 2 साइकिल हम अभी और अभ्यास करेंगे। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही सामान्य, सिंपल जिसे कह सकते हैं, वो हर कोई व्यक्ति अभ्यास कर सकता है। जिनको सामान्य जैसे साइनोसाइटिस की समस्या है उसमें अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपकी श्वास की बीमारी काफ़ी पुरानी है तो आप इसका अभ्यास अपने योग प्रशिक्षक के निर्देशन पर ही करेंगे। इसका लाभ यह होता है सबसे ज़्यादा कि यह आप में आपके श्वास को बैलेंस करता है। दूसरा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तीसरा, यह आपके
सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने में लाभदायक होता है। जनरली क्या होता है सामान्य तौर पर कि जिन्हें कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ या जिन्हें कोई ना कोई बीमारी होती है, वह उनका इमोशनल जो लेवल होता है या उनका जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होता है वो काफ़ी हद तक इनएक्टिव, काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहता है, या व्यक्ति वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, या ज़्यादा व्यक्ति एंग्शियस या एंग्जाइटी में रहता है, चिंतित रहता है अगर सामान्य भाषा में कहें तो उस स्थिति में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम उनके माइंड को कंट्रोल करने के, बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद अभ्यास आता है आपका कपालभाति का। कपालभाति हर किसी को इसका अभ्यास करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां जिनमें इसका अभ्यास नहीं करवाते हैं, या करवाते तो बहुत ही धीरे पेस पे या धीरे स्पीड पे करवाते हैं। जैसे सामान्य तौर पे जो कपालभाति का अभ्यास होता है, जिसमें हम श्वास को फोर्स से या एक प्रेशर से बाहर छोड़ते हैं नासिका के द्वारा, और सांस लेने की प्रक्रिया है वह सामान्य तौर पे आराम से होती है। जैसे अब जब हम इस कपालभाति का अभ्यास किसी पेशेंट को, या वह पेशेंट जिन्हें कोई रेस्पिरेटरी बीमारी या श्वास की कोई बीमारी है, तो उसका अभ्यास हम उसकी क्षमता और उसकी बीमारी के अनुसार ही बताते हैं। जैसे अगर उसको सांस छोड़ने में दिक्कत है तो हम उसको कहते हैं कि आप फोर्सफुली धीरे करें, जैसे जितना प्रेशर से धीरे आप सांस छोड़ सकें, धीरे धीरे पेट को छोड़ें ताकि आप श्वास सामान्य ले पाएँ। ऐसी स्थिति में स्पीड आपकी बहुत कम हो जाती है, लगभग 10 या 15 स्ट्रोक मैक्सिमम, इसे हम स्ट्रोक्स कहते हैं, मैक्सिमम 10 से 15 स्ट्रोक्स पर मिनट, 1 मिनट में। जनरली सामान्य तौर पर कपालभाति का अभ्यास हम 1 मिनट में 50 से 60 का कहते हैं, ताकि उसका एवरेज हमको लाभ मिल सके, उसका सामान्य लाभ मिल सके। लेकिन व्यक्ति की क्षमता और बीमारी के हिसाब से उसका प्रयोग बदल जाता है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भ्रामरी का जो शब्द है वह आता है भ्रमर से, भ्रमर कहते हैं हनी बी या भंवरे से। भंवर जैसे साउंड करता है हमिंग साउंड, वैसा ही साउंड, वैसा ही उद्घोष यहाँ पे किया जाता है मुंह बंद करके। तो इसका अभ्यास में श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते समय इसके अभ्यास में मुंह बंद करके, होंठ बंद रहें, दांतों में हल्का सा आपके गैप रहेगा, और श्वास छोड़ते समय आप म का उच्चारण जब करते हैं तो आपके चेस्ट से लेकर के गले, और गले से लेकर के आप पूरे मुख और तथा ब्रेन तक इसका एक वाइब्रेशन सी जाती है। इस वाइब्रेशंस जो होती हैं, इन सेंसेशंस का जो फ़र्क होता है सबसे ज़्यादा आपके चेस्ट से स्टार्ट होता है, और ये आप में एक रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कफ बनता है तो वहाँ से उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाहर निकलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा, यह आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करता है। तीसरा, यह आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो जिन्हें नींद की समस्या, नींद ना आने की समस्या, डिस्टर्ब नींद की समस्या, उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी का प्रयोग आप इस मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हैं, या आप इसका प्रयोग इसका अभ्यास कानों को बंद करके भी कर सकते हैं। यह कई तरह से किया जाता है, हाथों को ऐसे रख करके भी और कानों को बंद करके। कानों को बंद करने के भी 2-3 तरीके हैं। जैसा जो सामान्य तौर पे जो सबसे आसान है वह है आप अपने अंगूठे से कान के लोब को अंदर की तरफ प्रेस कर दें, दोनों कानों को,
और आंखें बंद करके 4 उंगलियों को बंद आंखों पे हल्का सा रख लें। कोशिश करें कि आप अपने इसको उंगलियों से हाथों को ना दबाएं, आंखों को ना दबाएं, सिर्फ रखना है ताकि आप इसको कवर कर पाएं। और फिर आप वही अभ्यास करेंगे भ्रामरी का 5 बार। अभी सांस लेंगे, फिर धीरे से हथेलियों को आंखों से हटाकर अपने घुटनों पर रखें। इसके अभ्यास के बाद जब आपका मन हो तब धीरे से अपनी आंखें आप खोलें। भ्रामरी का अभ्यास जब हम करते हैं, इस अभ्यास के दौरान अक्सर जो देखता है कि लोग कानों को बंद नहीं करते पूरा, दूसरा वो आंखों पे से गैप करके इसमें से देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है आसपास। नहीं, इसका अभ्यास जब आप करें तो कोशिश करें आप अपनी आंखों बंद रखें ताकि आप अपना एक इसके पूरे अभ्यास को अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो इसका अभ्यास सिर्फ शारीरिक लेवल तक नहीं होता है, इसका अभ्यास आपके मानसिक लेवल और एक स्पिरिचुअल लेवल तक भी जाता है। तो कोशिश करें कि इसका अभ्यास आप कान बंद करके करें। और कितनी देर करें ये इम्पॉर्टेंट है। इसका अभ्यास जैसे हमने 5 बार किया, या तो आप काउंट करें, गिनें कि आप 15 से 20 बार या 20 से 25 बार तक या 25 से 30 बार तक लेकर के जाएं। आपकी क्षमता के अनुसार आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। या फिर आप समय देकर निश्चित करें कि मुझे 5 मिनट भ्रामरी का अभ्यास करना है, मुझे 3 से 5 मिनट अनुलोम विलोम या सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है, या कपालभाति का अभ्यास करना है। समय या तो समय निश्चित करें, या आप समय निश्चित नहीं कर पा रहे तो आप अपना स्ट्रोक्स या साइकिल्स निश्चित कर लीजिए कि मुझे 5 साइकिल करना है, 10 साइकिल करना है। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है वह है ओम का उच्चारण। ओम जो जब हम ओम का अभ्यास करते हैं तो इसका अभ्यास के बहुत तरीके हैं। लोग इसका अभ्यास स्पिरिचुअल लेवल के लिए भी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल साधना, आध्यात्मिक साधना के लिए भी करते हैं। वह शारीरिक क्षमता या शारीरिक एक अपने हायर ले जाने के लिए भी करते हैं इसका प्रयोग, अभ्यास। ये व्यक्ति के पर्सनल कारणों पर डिपेंड करता है उसका अभ्यास कैसे कर रहा है। छोटे ओम से लेकर के आप इसको दीर्घ ओम तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसा ओम 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 ओम। इसके अभ्यास से जो आपका श्वास लेना और श्वास छोड़ना है वह और इम्प्रूव हो जाता है, पहला। दूसरा, यह आपको एक साइकोलॉजिकली भी एक बेनिफिट देता है कि आपके स्ट्रेस लेवल कम करके आपका एंग्जाइटी लेवल कम करता है। और दूसरा, यह आपका एक आपको थोड़ा अंतर्मुखी बनाने का प्रयास भी करता है। अंतर्मुखी मतलब कि आप बाहर की थोड़ी तनाव से मुक्त होकर अपने आप पे धीरे धीरे ध्यान देना, फोकस करना स्टार्ट कर जाते हैं। जिन्हें लगता है कि जिनसे ध्यान नहीं होता, जो अभ्यास नहीं, मेडिटेशन नहीं कर पाते, उनके लिए ये ओम का उच्चारण ध्यान करने के लिए प्रायर स्टेज या पहला एक स्टेप मान सकते हैं। चलिए, इस ओम, छोटे ओम से लेकर के जब हम बड़े ओम तक जाते हैं, जैसे ब्रीदिंग को सामान्य होने दें।
जब आप इस ओम का अभ्यास दीर्घ करते जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो श्वास की गति है वह और दीर्घ या बढ़ने लग जाती है। इसको हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं कि आप श्वास छोड़ते समय जब आप कोई साउंड या कोई शब्द डाल देते हैं तो उसका इफेक्ट आपके और सिस्टम्स पे भी पड़ने लग जाता है, बॉडी के और सिस्टम से पड़ने लग जाता है। जैसे हम श्वास पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करने लग जाते हैं, वो भी दीर्घ, उसका अभ्यास से क्या होता है, वह आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब आपके हृदय पर भी आपका अच्छा असर देता है। आपके हृदय की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको भी इम्प्रूव करता है। इसको हम और एक सामान्य तौर और थोड़ा आसान तरीके बना सकते हैं कि आप ओम को थोड़ा सा और तोड़ लें शब्दों में, शाब्दिक उसको तौर पे आप तोड़ लें। जैसे जब आपने इस ओम को अ उ म 3 शब्दों में जब आपने तोड़ लिया तो इसका प्रभाव आपके 3 लेवल पे पड़ता है। जैसे अ का प्रभाव नाभि से नीचे, उ का प्रभाव नाभि से चेस्ट तक और म का प्रभाव चेस्ट से कंठ से लेकर आपके मस्तिष्क तक पड़ता है। तो इसका प्रभाव आपके 3 लेवल पे पड़ता है और आपके तीनों लेवल के फंक्शनिंग को ओवरऑल ये इम्प्रूव करता है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार, अपने रोग के अनुसार इस ओम का उच्चारण करेंगे। एक और बहुत सिंपल सा बहुत आसान सा अभ्यास जो हम श्वास के बीमारी में बताते हैं वह अभ्यास है हस्त मुद्रा में आपका यह मुद्रा सूर्य मुद्रा, जिसमें आप अपनी अनामिका उंगली को अंगूठे के बेस पे लेके आते हैं और फिर उसको अंगूठे से दबाते हैं और उसको आप जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, भ्रामरी का प्राणायाम कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें अनुलोम विलोम बाएं हाथ में यही मुद्रा रख करके अनुलोम विलोम या सूर्यभेदी कर सकते हैं, या आप ध्यान कर रहे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप इस मुद्रा में कर सकते हैं, या आप कोई प्राणायाम नहीं कर रहे तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप को आप ऐसे रख करके श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है, श्वास की गति पे ध्यान करना है। अगर वह भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सामान्य बैठे हुए भी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते भी, अगर आप टीवी देखें तो टीवी देखते भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट 20 मिनट एक मुद्रा का अभ्यास दिन भर में लगभग 35 से 40 मिनट का कहा गया है, लेकिन आप अपनी क्षमता अनुसार 5 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट तक इसको लेकर के जाएं। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ते पढ़ते मैं इस मुद्रा का अभ्यास कर सकता हूँ, या मैं टीवी देख रहा हूँ तब मैं इसका अभ्यास कर सकता हूँ, या मैं प्राणायाम कर रहा हूँ तो एक हाथ मुद्रा में मेरा ये है, दूसरे मुद्रा में मैं सूर्य मुद्रा को मैंने कर रखा है। तो यह मुद्रा भी एक सपोर्ट करती है आपकी श्वास की प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो यथाशक्ति आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। श्वास की समस्याओं में जो हम बैठ के हमने जो आसन सीखे, वैसे ही खड़े होकर कुछ क्रियाएं हैं। जैसे सूक्ष्म व्यायाम की एक दो आसन है, एक दो क्रियाएं हैं, वह है एक छोटे छोटे आसन हैं
पहला जो है वक्षस्थल विकासक, जिसमें दोनों हथेलियों को आप थाइस पे रखते हैं, पैरों में थोड़ा सा गैप, श्वास लेके पीछे जाएंगे, कंधे उठा के हथेलियों को पीछे और गर्दन पीछे, श्वास सामान्य, फिर वापस, जैसे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यह एक अभ्यास है जिसमें आप चेस्ट को पूरा एक्सपेंड कर पाते हैं, करना सीखते हैं और इम्प्रूव होती है, ताकि आपका ये एरिया काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो पाए। दूसरा अभ्यास है वह है अर्धचक्रासन, जिसमें हथेली राइट हैंड जैसे आपने पकड़ा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई पकड़ते हुए, पैरों में थोड़ा सा गैप, हथेलियों को रखेंगे आप कमर के ठीक नीचे के हिस्से पर, और कोहनियों को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए, दबाते हुए श्वास लेके पीछे जाएंगे, जैसे ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर दूसरे हाथ से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस के पीछे, श्वास छोड़ते वापस। यह एक अभ्यास है। इससे भी आपके एक तो आपका जो कमर का नीचे का हिस्सा है वह मजबूत होता है, स्ट्रांग बनता है। दूसरा, आपका चेस्ट का ये हिस्सा काफ़ी हद तक एक्सपेंड होता है, इम्प्रूव होता है, और श्वास की जो गैसियस एक्सचेंज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। एक सामान्य सी जो हम अपने आसपास जो देखते हैं कि अगर हम भागते भागते कभी थक जाते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐसे रुकते हैं, ऐसे सांस लेते हैं। ये हमारा शरीर हमको इनडायरेक्टली समझा रहा है कि अब आपको थोड़ा आगे झुकना है। तो जनरली क्या होता है कि हम जब भागते भागते थक जाते हैं, हम ऐसे सांस लेते हैं। आपको भी यही करना है कि आपको आगे झुकना है और ब्रीदिंग, सांस लेना है और सांस छोड़ना है। जब आपका इसका अभ्यास थोड़ा बेहतर हो जाए, तब आप कोशिश करें कि आप श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए, अगर आप और जा पाएँ आप यहाँ पर ढीला भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर, या आप अपने एंकल्स को यहाँ पकड़ते हुए अपने आप को अंदर ले जा सकते हैं, माथे को घुटने के पास ले जा सकते हैं। इतना नहीं कर पाए तो आप हथेलियों को यहाँ लेके आ सकते हैं। इसके अभ्यास से क्या होता है, आपके लंग्स के हिस्से के नीचे के हिस्से में जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होता है वह ऊपर की तरफ आता है, मतलब आपके लंग्स के अपर लोब की तरफ आ जाता है। इससे आपके लंग्स का पूरी ओवरऑल फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है, बढ़ती है। दूसरा, आपका ब्रीदिंग स्टेमिना बढ़ जाता है इससे। अगर इसको सामान्य तौर पे कहें कि अब अपने हेड को हार्ट के लेवल से नीचे ले आइए, तब आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होने लग जाती है। जैसे जब आप यहाँ आ जाते हैं, तब आपका जो लंग्स है, जो लंग्स के नीचे किसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो आपके ऊपर का ओवरऑल फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाता है। यह आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। मैं फिर से यही कहूँगा कि आपको आपकी जो भी बीमारी है श्वास की, उसमें आप एक पहले योग शिक्षक से आप एक कंसल्ट करें, उनसे आप प्रशिक्षण लें कि आप मुझको यही समस्या है, इसमें क्या कर सकते हैं। हमने जो आज डिस्कस किया वह एक सामान्य तौर पर है। इसमें से बहुत चीज़ें हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, जो आपको करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो आप हो सकता है आप ना कर पाएँ, इसके लिए आपको फिर से आपको किसी न किसी टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आज के लिए हम इतना ही। अगले सेशन में हम फिर कुछ एक नए विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अभ्यास हम आज का अभ्यास करेंगे, विराम देंगे आज के अभ्यास को हम प्रार्थना के साथ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।